नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। 4:50 हो रहे हैं, यानी वक्त हो गया है गूंज का। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आए कितने दिन हो गए? लगभग 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। क्या सबसे ज्यादा वोट और सीटें पाने वाली बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या एकनाथ शिंदे, जिनके नेतृत्व में महायुति ने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा है? सवाल तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक यह नहीं मालूम पड़ पाया है कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। किसी के पास इसका जवाब अभी नहीं है। हाँ, अभी जब मैं बात कर रही हूं, अब से करीब 2.5 घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तीनों दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, तस्वीरें भी बगल में आपके चल ही रही है। और इस बैठक के बाद अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन सब के मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम जग जाहिर हो सकता है। संभावना तो यही जताई जा रही है। हालांकि देखिए, नेता का ऐलान विधायक दल की बैठक के बाद ही होता है और संभव है कि यह बैठक कल यानी 29 नवंबर को हो सकती है। लेकिन इस देरी के लिए महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता महायुति पर तंज कस रहे हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत सुबह सुबह मीडिया को बुलाते हैं और 2 बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली ये कि महायुति को इतना बड़ा बहुमत मिला है तो फिर सीएम तो एक दिन में तय हो जाना चाहिए। ये संजय राउत कह रहे हैं। आखिर आपस में क्या लड़ाई है जो इतनी देरी हो रही है? संजय राउत का सीधे तौर पर यह बयान आता है। विपक्ष के इन सवालों के बाद हमें लगा बात तो सही है, मतलब इतने दिन क्यों लग जाते हैं, क्या वजह है? तो हमने क्या किया, हमने बीजेपी के सियासी फैसलों के कुछ पन्ने पलटे और आंकड़े जब देखे तो क्या कहते हैं आंकड़े, वो आपके सामने रख रही हैं। आंकड़े कहते हैं कि विधानसभा चुनावों में जहां बीजेपी को अकेले बहुमत मिला, वहां भी बीजेपी ने नेता का चयन करने में 7 से 10 दिन का वक्त लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा में 8 अक्टूबर 2024 को नतीजे आए, बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर आई, नेता 9 दिन बाद 16 अक्टूबर को चुना गया। फिर ऐसा ही ओडिशा में हुआ, नेता का चयन 7 दिन बाद होता है। ये देख लीजिए, परिणाम आया, नेता का चयन कब हुआ? 11 जून। छत्तीसगढ़ 3 दिसंबर को नतीजे आए, नेता कब चुना गया? 10 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को नतीजे आए, नेता कब चुना गया? 11 दिसंबर। राजस्थान में 3 दिसंबर को नतीजे आए, 12 दिसंबर 2023 को नेता चुना गया। और ये रहे, वक्त कितना लगा? 9 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। मध्य प्रदेश देख लिया आपने, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान। यानी बीजेपी अपने नियमों के हिसाब से नेता के चयन में वक्त लेती है और चेहरा तय करती है। महाराष्ट्र कोई अपवाद नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल तो यह है कि जब शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि जो बीजेपी का फैसला होगा हमें मंजूर है, फिर देरी क्यों हो रही? पेच कहां फंसा है, गाड़ी कहां अटकी है? और दूसरी तरफ में महाविकास आघाड़ी है, जिनकी गाड़ी अटकी तो समझ में नहीं आ रहा है कि टायर में हवा कम थी, कि गाड़ी में तेल नहीं था, कि ब्रेक फेल हो गया था। अभी तक हार का ठीकरा फोड़ने के लिए वजह ही नहीं मिल पा रही। और यही वजह है कि नाना पटोले सवाल उठा रहे हैं कि नांदेड़ लोकसभा जीते, फिर सभी विधानसभा कैसे हार गए? रोहित पवार कह रहे हैं कि वोट जितने पड़े उससे ज्यादा तो काउंट हो गए हैं। शिवसेना कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में वोटों का इतना अंतर कैसे आ गया है? इन्हीं सवालों को लेकर कल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं। अब विपक्ष को चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी गूंज में 2 सवाल सबसे जरूरी है। महाराष्ट्र का सीएम का चेहरा कौन होगा और क्या विपक्ष ईवीएम पर ही हार का ठीकरा अभी भी फोड़ती ही रहेगी? लेकिन इस वक्त मैं गूंज की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। कल महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक, कल हो जाएगा महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। यतेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, आज देर रात को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी महायुति के नेताओं की, यानी कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। क्योंकि एकनाथ शिंदे इस बैठक में अहम रोल निभाएंगे, क्योंकि उनके रुख पर ही डिपेंड करेगा कि एनडीए किस स्वरूप में महाराष्ट्र में सरकार के किस स्वरूप में सामने आता है। क्योंकि कल एकनाथ शिंदे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सबके सामने है कि किस तरह से उन्होंने गेंद पाले में डाल दी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि वो तय करें, उनका जो भी डिसीजन होगा वो स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ये भी नहीं कहा कि वो सीएम पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो बीजेपी को ही बना रहना चाहते हैं। उन्होंने गेंद उनके पाले में डाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज है मराठवाड़ा में जिस तरह से सरकार जो बीजेपी या एनडीए की नेताओं की जीत हुई है। क्योंकि सियासी गलियारों में तो खबर ये चल रही है, आपने संजय राउत को भी सुना होगा कि जो भी फैसला इनको लेना होता है उसकी स्क्रिप्ट जो है दिल्ली में लिखी जाती है। तो क्या किसी के कहने पर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, बिल्कुल स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जाती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से काम हो रहा है। जो आपने भी उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई जल्दबाजी नहीं। फैसला जब डिसीजन आता है मतदान, यानी कि जो मतदान का जो रिजल्ट आता है उसके कई दिनों के बाद बीजेपी सरकार बनाने की पहल करती है, यानी कि मुख्यमंत्री चुनने का जो प्रक्रम है, जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। और इसी तरह से इसमें भी बड़े आराम से बीजेपी के नेता जो आला कमान है वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। और कल उसी रणनीति के तहत हुआ। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खुद की या बीजेपी के कहने पर की, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सूत्रों का दावा है कि कई दिनों के धैर्य के बाद उनका धैर्य टूटा और उन्होंने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी एकनाथ शिंदे ने, और कह दिया कि आप खुद तय करो। और यानी कि एक सीमा रेखा तय कर दी। और उसके तुरंत बाद मीटिंग बुला ली गई दिल्ली में कि अब आप आ जाइए, हम दिल्ली में मीटिंग करेंगे। यानी कि जो बीजेपी आलाकमान चाहता था उसी दिशा में शिंदे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन शिंदे ने एक राजनीतिक गेंद, एक कह सकते हैं एक पाला जरूर खींचने की कोशिश की, एक बलिदान की तस्वीर पेश की कि जैसे बीजेपी चाहेगी वो तैयार है। यानी कि बड़े दिल का उन्होंने दावा, यानी कि बड़ा दिल दिखाने का उन्होंने वहां पर एक तस्वीर पेश की है। और वो जी, और अगर वो कोई कर जाए तो खिलाड़ी कहलाता है, और वो भी ये कि दिल जीतने वाला खिलाड़ी। तो देखते हैं अब ये खेल कहां तक जाता है। यतीन, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं गूंज। महाराष्ट्र महायुति मुख्यमंत्री, इन सवालों का जवाब देने के लिए कि कौन होगा, किसका चयन होगा, आगे कौन कैसे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब शामिल हो रहे हैं। शिवसेना की नेता शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभी आप जानते हैं कि कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरी थी शिवसेना शिंदे गुट से, बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी लेकिन चुनाव हार गई। एनसीपी अजीत गुट से, माफ कीजिएगा, शिंदे गुट से नहीं, एनसीपी अजीत गुट से। हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता स्वागता शाह जुड़ चुकी हैं। एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पंकज शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। सबसे पहले शाइना एनसी, आपसे शुरुआत, क्योंकि शिंदे गुट से चुनाव लड़ी, चुनाव आप भले हारी लेकिन पार्टी गजब कर गई। अब सवाल ये उठता है कि इतना बढ़िया करने के बाद, और वो भी सीएम चेहरा मौजूद था उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद, क्या अगला सीएम आप किसी को भी कबूल कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एकनाथ शिंदे जी एक बहुत ही लोकप्रिय मास लीडर, कॉमन मैन्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 1.5 साल में जो काम उन्होंने किया है वो अपरंपार है, कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं। एक उदाहरण के तौर पे लाडकी बहना योजना आप लीजिए, जो एक गेम चेंजर था, जहां 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मिला। लेकिन इसके बावजूद ये समझना ज़रूरी है कि कोएलिशन में तीनों पार्टी के स्ट्राइक रेट्स बढ़िया थे, बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी। हम ज़रूर चाहेंगे कि कैप्टन ऑफ द टीम जो लोकसभा से विधानसभा के इलेक्शन तक हमें यहाँ जीत तक लाए हैं,
उनको वापस एक मौका दिया जाए। लेकिन जो स्टेटमेंट आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने कल दिया, उससे एक चीज स्पष्ट है कि जो भी महायुति के नेतृत्व तय करते हैं उसे हम स्वीकार करेंगे। मतलब कुर्सी को आपने बीजेपी की तरफ बढ़ा तो दिया है, लेकिन हाथ कुर्सी पर अभी भी शाइना पकड़ के रखे हुए हैं कि क्या पता इसको पकड़ के रखना पड़े। क्लाइव कास्ट्रो भी हमारे साथ है, जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर भाई जल्दी बताइए ना, ये इतनी देरी काहे कर रहे हैं? अब अभूतपूर्व आपको विक्ट्री मिली है तो इतनी देरी क्यों? किस बात की देरी है? कहां आपको डर लग रहा है? आपको कैसे लग रहा है देर हो रही है? अभी तो आप गिना रही थी कि हरियाणा में 8 दिन लिया, छत्तीसगढ़ में 8 दिन लिया, कहीं 9 दिन लिया। तो ये तो ट्रेंड है हमारा, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 2 तारीख को आइएगा अभी शपथ समारोह में। 2 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। अरे संभावना है उसकी, तो 2 तारीख को अगर आपने खबर दी है, मुझे ब्रेकिंग चलाने दीजिए। ब्रेकिंग नहीं चलाइए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब भी होगा 2 तारीख को हो, 1 तारीख को आप आइए, उसमें आप भी स्वागत है आपका भी। नहीं शपथ तो होगा ही ना भाई, शपथ तो होगी, हमको भी पता है सतीश के सिंह साहब। लेकिन अगर आतुरता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये जानने में, मतलब अब सब्र नहीं होता ना सतीश जी? देखिए, मुद्दा ये क्या है कि आपने शिंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें उन्होंने अपने को और मोदी जी को, 2 ही लोग को नेता बताया। और ये बात भी सही है कि जो एकनाथ शिंदे ने डिलीवरी दी, खास तौर से वो लाटकी बहना वाला, ये बात तो सही में गेम चेंजर हुआ। कॉमन मैन, पिछड़े वर्ग के, ये सब वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है जो देर है, विलंब है, ये बीजेपी दिल्ली और बीजेपी आरएसएस नागपुर, अब जो है ये दोनों मिला के ही कोई फैसला हो रहा है। लोकसभा के बाद थोड़ी चीजें बदल गई हैं, तो ये देर इसमें हो रहा है कि अगर मान लीजिए फडणवीस बनते हैं तो उनके ऊपर इधर उधर से कौन सा दबाव बनाया जाए, या फिर शिंदे रहे तो उनके पीछे कहां से क्या दबाव बनाया जाए। तो ये पावर बैलेंस करने का प्रयास हो रहा है। पावर बैलेंस, मैं एक लाइन और बोल दूं, जल्दी से। अगर फडणवीस जी मुख्यमंत्री नहीं बने तब तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ओहो, तो फिर बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा। ये जफर इस्लाम साहब, आपसे ज्यादा तो सतीश जी को मालूम है अंदर की खबर भाई। नहीं, अंदर की नहीं है, बाहर से जो ऐसे समझ में आता है बोल रहा हूँ, नहीं मालूम। सतीश जी स्पेकुलेट और जफर साहब, आप बोले उससे पहले मुझे लगता है हेडरूम जो है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसे अगर कम कर दिया जाए तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सतीश जी तो स्पेकुलेट कर सकते हैं, मैं तो स्पेकुलेट नहीं कर सकता। मैं हकीकत खबर दी नहीं, हम तो हकीकत ही बता सकते। मैं इतना 2-3 बातें, अहम बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये डिसीजन ऑलरेडी हमारी लीडरशिप, उनकी लीडरशिप मिलकर कर चुकी। अब फॉर्मेलिटीज जो है वो आपको बाद में पता चलेगी। कई बार ऐसा लोग कहते हैं ना, देखिए आप इसलिए भी कहते हैं कि एक सरप्राइज आता है बीजेपी से, तो भाई उसके लिए भी सरप्राइज अगर होगा तो उसके लिए भी इंतजार कर लीजिए। ये भी मैं कह रहा हूँ कि भाई कहते हैं कि बीजेपी से कुछ ना कुछ हमारी लीडरशिप सरप्राइज खबर पे खबर दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुझे ब्रेकिंग देने दीजिए, ये ऐसे मत कीजिए कि मैं तो सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ। ना स्पेकुलेट आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, पहला कह रहे हैं 2 तारीख, फिर आप कह रहे हैं क्या पता कोई और चेहरा हो सकता है। जफर साहब, क्या हो रहा है? ये पेपर काहे लीक कर रहे हैं? 1 मिनट, मैंने ऐसा कोई नहीं कहा। आपने कहा कि किसी 1 मिनट सुन तो लीजिए। 1 मिनट सुनिए। तो आप कह रहे हैं कई ऐसे एंकर है जो बोलते हैं भाई बीजेपी सरप्राइज देती है, उसका इंतजार कर लीजिए। भाई जो भी फैसला होगा, चाहे सरप्राइज हो, चाहे आपके मन के लायक हो, या आपके जैसे सतीश जी ने कहा उसके लायक हो। जफर इस्लाम साहब, पत्रकार को जो भी कहते हैं बिल्कुल तौल मोल के कहते हैं। आपने कहा मैंने पकड़ा, मार दी ब्रेकिंग कि 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा शपथ ग्रहण समारोह में। आपने मुझे इनवाइट किया, तो आप इनवाइट बगैर तारीख के तो नहीं करेंगे। 2 हो, 1 हो, जिस दिन हो आप आइए ना। आपने 2 कहा तो मैंने ब्रेकिंग फोड़ दी है भाई, है ना? अब क्लाइव कास्ट्रो, आप लोग तो उल्टा ही चल रहे हैं। यहाँ पर तो तय हो रहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, आप यही पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आप हारे क्यों। कोई कह रहा है कि जितना मत पड़ा है उससे ज्यादा काउंटिंग होगी, कोई कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ है, कोई कुछ कह रहा है कि हम विधानसभा कैसे हार गए, हम तो लोकसभा जीते थे। मतलब क्या है, आपकी गाड़ी क्यों रुकी, इसका अब तक आप लोग पता क्यों नहीं कर पाए? नहीं, अगर हमें पता भी है तो हम आपको क्यों बताएं?
जो भी विश्लेषण करना है हम आपस में करेंगे और समझेंगे। नहीं, अभी आप जफर हमें भाई ही तो आज बताते मुस्कुरा हैं। रहे तो हैं, सुन सवाल लीजिए आप ना, हमें बता भाई रहे हैं आपको भाई। छोड़ के भाग रहे सुन हैं। ले। संजय राउत अरे ने जो तो भाई जफर भाई, जफर भाई रिलैक्स यार, आप जीत चुके हैं, शांत रहिए। अभी भी इलेक्शन मोड में क्यों है? रिलैक्स रिलैक्स। नहीं उसने मुझे एक सवाल छोटी किया सी है। बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, जफर साहब रुकिए ना, जफर साहब अभी तो उन्होंने बोलना शुरू किया भाई। आप चुनाव आपने उनको जीतने नहीं दिया। नहीं मैं उनको अरे डिस्टर्ब नहीं यहाँ कर रहा हूँ। अरे यहाँ अरे पर रुक उनको जाइए अपनी बात थोड़ा। तो अरे रखने नहीं दीजिए मैं ना। डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। हाँ। क्लाइड भाई मैं डिस्टर्ब नहीं कर, एक बात आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं बिल्कुल आपके इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता रहा हूँ, जिसने आपको डुबोया, शरद पवार जी की पार्टी को डुबाया, उसका नाम है संजय राउत। और वही आज देखिए कल सुबह अनाउंस करेंगे फिर कि भाई हम इनसे साथ नहीं रह सकते, ये हमें डुबा रहे हैं। ऑल राइट, उल्टा होगा। एक और बड़ी खबर दे देना चाहती हूँ। आज रात 9 बजे मुलाकात होने वाली है अमित शाह की देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे यानी महायुति के जो नेता हैं अजीत पवार के साथ 9 बजे ये मुलाकात होगी। हमें जानकारी थी अब से 2.5 घंटे बाद, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 9 बजे ठीक ये चारों नेता आपस में मिलने वाले हैं और उसके बाद जानकारी आ जाएगी। क्लाइड कास्ट्रो जवाब दे दीजिए, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ। देखिए रविका जी, अभी मुझे बात करने दीजिए। जफर भाई भी मेरे मित्र है, शाइना भी मेरे अच्छे मित्र है, ये सब बात करने ठीक है। आज हमारी परिस्थिति कुछ अलग है, हम हार चुके हैं, तो इनको हक बनता है जो कहना है, बोलता है रबिंग इट इन करने दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज कह रहे हैं कि भाई संजय राउत जी का नाम ले रहे हैं। देखिए ये चुनाव में जब एक दूसरे से सवाल करते थे तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में उनका चेहरा लेकर आगे जा रहे हैं। अगर ये चुनाव हार जाते तो जो आज ये संजय राउत जी के बारे में कह रहे हैं, हम भी कहते थे कि भाई इन्होंने एकनाथ शिंदे जी का नाम लिया और वो बोलेंगे हम एकनाथ शिंदे जी की वजह से हार गए। तो अभी ये तो तर्क वितर्क चलते रहेगा, लेकिन मेरा एक कहने का बात है, सुन लीजिए मेरी बात, अच्छे से सुन लीजिए, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी बात कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी एक इंसान के नाम लेकर उनके नेतृत्व में अगर आप चुनाव लड़ते हो, अगर जीतने के बाद कुछ तो इंसाफी होनी चाहिए ना। आप कहेंगे कि भाई आपका क्या लेना देना, हमारा लेना देना नहीं आपके पार्टी से, ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी जिसके, अरे रुकिए भाई, जफर भाई रुकिए ना। एक इंसान है जिसने मेहनत की है, उन्होंने आपके पार्टी को जिताया है, आपके महायुति को जिताया, आपका काम हो गया तो उनको उठाकर आप बाजू में रख दिए। थोड़ी तो इंसानियत रखिए मेरे भाई। आप मुझे कहने के लिए कुछ भी कह रही थे। हम आज हारे हैं, ठीक है, कल हम जीत सकते हैं तो हम भी कहेंगे, लेकिन इंसानियत उनका सवाल था क्लाइड कास्ट्रो। देखिए जफर इस्लाम ने मुझे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आप भी दे दीजिए। ये जो जफर इस्लाम आपको कह रहे हैं, हल्का सा इशारा कर रहे हैं, कल को क्या महाविकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे की पार्टी टाटा बाय बाय कर सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए जफर भाई, जरा रुक जाइए ना। आज जफर भाई कुछ एकदम एनर्जी ड्रिंक पीकर आए, एकदम मूड में, मतलब ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग दे रहे। मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि महाविकास अघाड़ी एक साथ रहेंगी, कोई कहीं छोड़ के जाने वाला है ना, कोई किसी को निकालने वाला। रिकॉर्ड कर लिया जाए, अगर आपको मानना है, रिकॉर्ड कर लिया जाए इस बात को, तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो मान लीजिए। ठीक है, आपने कहा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब आगे इस पर बात होगी। जफर इस्लाम 20 सेकंड और उसके बाद बाकी मेहमान। देखिए क्लाइड कास्ट्रो जी को उस दिन मैंने रिकॉर्ड करवाया था, सब झूठ निकला इनका। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए 2 दिन बाद ये जब महाविकास अघाड़ी खुद कहेंगे महाविकास अघाड़ी, तो मैं कुछ अच्छा मैं बताते हो भाई, एक सेकंड बता दो, पहले इनका जवाब आपको दे दो। देखिए हकीकत ये है कि आज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं। ये देखिए कह रहे हैं कि भाई शिंदे जी को बनाना चाहिए, बट एक मिनट सुन लीजिए, एक एक करके ना, आप दोनों जूम से जुड़े हमारे साथ, सुनाई नहीं देता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमने जब कहा कि उनके अगुवाई में इलेक्शन लड़ा, तो आज भी कह रहा हूँ, लेकिन साथ ये भी कहा कि डिसीजन होगा मुख्यमंत्री का जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। हमारी लीडरशिप, महायुति की पूरी लीडरशिप जो आज रात को मिल रही है, फैसला हो जाएगा। ओके, फैसला होगा जैसे होगा। एक बार रुक जाइए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। नहीं एक जवाब, 10 सेकंड आपने लिया है, शाइना पूरा 10 सेकंड, अरे 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड, जल्दी। इन्होंने जफर भाई ने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इनका तो ऐसा है कि भाई अपने भाई के शादी में जो तोहफे आए थे ना, ये चोरी करके ले गए, बोले भाई हमारे तोहफे हम ले जा रहे थे। इनकी हालत ऐसी है। ओके शाइना खत्म हो गए भाई, खत्म हो गए। देखिए शिंदे गुट की अरे ठीक है यार, आप हमारे साथ है, तोहफे चोरी करके निकल गया। आप दोनों रुकिए। शाइना जी, आप जिस बात को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर ये दोनों लड़ रहे हैं,
अरे जफर भाई, उस उनको बात दूल्हे की करने पार्टी दीजिए। से आप ताल्लुक रखती हैं, सच बताइए ना। घर के अगर मान लीजिए आपकी पार्टी के देखिए। नेता सीएम नहीं बनते हैं तो फिर क्या मैसेज जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि महायुति को नेतृत्व तय करेगी और जनता का जनादेश महायुति के लिए है। अभी यही है सभी का भाग्य कि इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा है कि जनता का जनादेश है हमारे साथ। Okay. आपने महाविनाश अघाड़ी की बात की, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, क्योंकि हर सुबह जब संजय राउत उठते थे और वो बयानबाजी करते थे सिर्फ इसके ऊपर कि सीएम हमारा बनेगा, और नाना पटोले का कहना कि सीएम हमारा बनेगा, अरे ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, क्योंकि उनके पास नंबर्स भी नहीं। अब आप पूछ रहे हैं कि उबाटा सेना ये एमवीए के साथ रहेंगे या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है रहे या नहीं रहे, क्या बचा है रहने के लिए। और जो अपने विचारधारा को खो बैठे हैं, जो अपने एलाइज से हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे भी नहीं बुलवा सके, तो वो क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अभी जो ये फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, इसका पूरा श्रेय और क्रेडिट आप कृपया संजय राउत को दीजिए। हमारे संजय राउत सबसे बड़े विलन के तौर पर देखे जा रहे हैं। हमारे साथ पंकज जी भी हैं, मुख्यमंत्री पंकज जी हैं, आप नहीं और हम घबराते मानते हैं कि जो भी ओके निर्णय- शाइना जी, आप नहीं घबराते हैं ये बात कहने में, जो कटु सत्य ही क्यों ना हो। क्या संजय राउत सबसे बड़े विलन साबित हुए हैं? वो एक टाइम था जब बयान बहादुर बड़ा निकलता था मुंह से एंकर्स के, ये इतने भयंकर बयान बहादुर निकले कि बाकी सबको पटक दिया। पंकज जी, संजय राउत थोड़े संयम से देखिए, काम लेते तो मुझे बेहतर लगता है होता, लेकिन इन कि 5 foot दिनों and में mouth कुछ disease बातें है। और भी साफ हो गई है। हम्म, महाराष्ट्र में महायुति के भीतर बवाल है और आगे भी रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री का नाम तय होने में इतने दिन नहीं लगते। होना तो ये चाहिए था रूबिका जी कि भले ही जैसे भी हुआ हो, करीब 90% के झमाझम स्ट्राइक रेट के बाद नतीजे आते ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दंडवत होकर देवेंद्र फडणवीस को खुद ही मुख्यमंत्री मान लेते। लेकिन अजीत भले ही खामोश रहे, शिंदे ने तो तंट पेलने में कोई कसर बाकी रखी नहीं। अभी भले ही शिंदे ने नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया हो, आगे चलकर चूंकि उनके विधायकों में से 5-7 को ही कुछ मिल पाएगा, इसलिए खटपट होना तय है। ऐसा इसलिए भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी हेरा फेरी की अपनी आदत से बाज आएगी नहीं, और शिंदे के 57 और अजीत के 41 विधायकों की तपस्या भंग करने के लिए तांडव नृत्य भी करेगी और मोहिनी अट्टम नृत्य भी करेगी। ओके, इस लेकिन त्रिकोण से कौन सा अच्छा, ये प्रयास लोग जो हो जाता है इन देखा, लोगों पर ये पंकज जी जो देखना भी आरोप आप लगा रहे हैं, मैं उसका जवाब जफर इस्लाम से ले लूंगी। लेकिन आप जो लोग ईवीएम पर बार बार ये पूरी की पूरी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये कहां तक जायज है, कब तक जायज है? और स्पेशली तब जब कह कर चुनाव आयोग थक गया है कि आ जाइए ना, आप हैक करके दिखा दीजिए, आपके पास तो बहुत सारे सोर्सेज है, ले आइए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर। क्यों नहीं कर पाते हैं आप ये, और क्यों नहीं कर रहे हैं? बार बार ये कहना, ये बचपना सा नहीं लगता है? ईवीएम तो संदिग्ध है, और रही बात निर्वाचन आयोग की कि हैक करके बता दें, तो जीवीएल नरसिम्हा राव को भेज दीजिए, वो खुद ही हैक करके बता देंगे। उन्होंने बड़ी पूरी किताब लिखी फरवरी 2010 में, लालकृष्ण आडवाणी जी ने उसकी प्रस्तावना लिखी, नितिन गडकरी जी ने उसका विमोचन किया। अरे पर 14 साल पहले लिखी थी ना, उसके बाद तो चीजें बदली है कि नहीं बदली, आप मुझे बताइए। सबसे पहला ईवीएम जब आया तो किसकी सरकार थी सर? किसकी सरकार थी? आप लोग जीत रहे थे कि नहीं जीत रहे थे? जब तक आप जीते तब तक ईवीएम रानी बिटिया, और जैसे ही कोई हार आपकी होती है तो आप कहते हैं ये पापी है, ये चुड़ैल है। ऐसे कैसे चलेगा, ये बताइए मुझे। देखिए, जो भी सरकार ईवीएम लाई थी, वो लाई थी इस मंशा के साथ कि उसका सकारात्मक सदुपयोग होगा। आपने ठीक कहा कि 2010 के बाद तो स्थितियां बहुत बदल गई, तो ऐसी बदल गई कि अब स्ट्राइक रेट इस तरह का आने लगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र फिर रोक रही हूँ, जनता वोट दे रही है तभी तो स्ट्राइक रेट आ रहा है ना। अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलते, वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता, तो वो स्ट्राइक रेट नहीं आता। वो वोट जा कहाँ रहा है? आप देखिए, 5 घंटों में वोट प्रतिशत कितना बढ़ा के दिखाया गया। 5 बजे क्या प्रतिशत बताया गया और रात को 11:30 बजे क्या प्रतिशत बताया गया। 76 लाख वोटों का फर्क पड़ा है 5 घंटे में। 76 लाख लोग लगे हुए थे लाइन में। पंकज जी, अगर हम इस तरीके की थियरीज लगाने गए तो फिर तो कोई भी थियरी लगा सकते हैं।
आप नहीं जानते, सुदूर सुदूर गांव से डेटा आने में भी तो वक्त लगेगा ना, उसको फिर काउंट करेंगे और उसके बाद सम्मिलित करके और आगे पहुंचाते हैं। जब प्रियंका गांधी 5 लाख वोट पाती है तब ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब आप यहाँ झारखंड में सरकार बनाते हैं तब ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ है, या तो कह दीजिए सब जगह गड़बड़ है। प्रियंका जीती है, गड़बड़ी से जीती है। झारखंड आप जीते हैं, गड़बड़ी से जीते हैं, कह दीजिए। जब सिलेक्टेड और टारगेटेड होता है रूबिका जी, तो इसी तरह होता है। अरे ये कोई नई बात नहीं है। इतनी समझदारी भारतीय जनता पार्टी में है कि कैसे करना है, किस तरह करना है। चाइना एनसी कुछ कह रही हैं, चाइना जी। देखिए, ये कहाँ का न्याय है कि आपको जब 1 वोट ज़्यादा मिले तो वो जनता का जनादेश, हमें जब 100 वोट ज़्यादा मिले तो ईवीएम टैंपरिंग, ये कहाँ से न्याय बनता है? आप सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि प्रियंका गांधी का जो चुनाव था वायनाड में, लोगों ने इसके ऊपर भी स्पेक्युलेट किया। लोगों ने कहा कि वो 1 लाख से जीतेगी, वो जीती उससे ज़्यादा। क्या हमने यहाँ कहा कि ये ईवीएम टैंपरिंग है? हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि ये जनता का जनादेश है और जो जीता वही सिकंदर। ये आप जब स्वीकार करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इनका जो एक नैरेटिव रहा है हमेशा, वो फॉल्स ही रहा है। ईवीएम्स को लेके फॉल्स नैरेटिव, सीएम को लेके कोई नैरेटिव नहीं, विचारधारा को लेके वो विचारधारा पूरे खो बैठे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं लेट्स बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इलेक्शन में आपका जो पूरा तुष्टीकरण की विश्लेषक कह रहे थे कि वहां प्रियंका गांधी 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगी, वो तो 4 लाख वोट से ही जीती। उनका आकलन आपने चुनावों के दौरान सुना होगा, आपको भी पता है। सब अरे लोग भाई, कह रहे थे आकलन तो चलिए, आकलन- अच्छा, तो फिर आकलन एक के ऊपर- सेकंड, इसी आकलन के आधार पर पंकज जी 400 पार का नारा क्यों नहीं, अगर मोदी जी चाहते तो 400 पार का नारा नहीं बुलंद करवा सकते थे और उसको सही तरीके से नहीं आप ग्राउंड पर लगवा सकते थे अगर ईवीएम इनके कंट्रोल में होती तो? है आप कह रहे हैं कि किसी ने कह दिया कि वो 5 लाख के अंतर से जीतेंगी, लेकिन मिले खाली 5 लाख वोट। तो भाई सबसे बड़ा जो चुनाव था लोकसभा का, आप इसे करेंगे समझ लीजिए कि आप नरेंद्र भाषण मोदी दो, हाँ। उसमें खुलकर बैटिंग कर रहे थे, तो फिर क्यों नहीं 400 पार पहुंच गए? स्वागता जी, आप लोगों के पास ईवीएम है भाई, तो आपने क्यों नहीं इतना बड़ा खेला कर लिया, जबरदस्ती की परेशानी मोल ले ली? देखिए रूबिका जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार लाई थी, सरकार जो है महायुति की सरकार ने काम करके दिखाया है और जनता ने उनको पसंद किया है, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है, रिजल्ट दे के दिखाया है। लाड़की बहन योजना हो या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के काम हो, वो करके दिखाया है। तो रूरल एरिया में जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसा कोई तो फेक नैरेटिव ये चलाएंगे और जनता उसको विश्वास रखेगी। तो जनता देख रही है ना कि महायुति सरकार ने क्या क्या किया है। महायुति की सरकार ने क्या क्या करके दिखाया है, तभी तो आज रूरल एरिया में अजित दादा जी ने बहुत काम किया है। यहाँ तक कि महायुति सरकार ने भी बहुत काम किया है, बहुत सारे जो ग्राउंड लेवल का काम होता है वो करके दिखाया है, तभी जनता ने इतने अच्छे वोट से जिताया है। हाँ, तो आप कह रही हैं आपकी योजनाएं काम आई है, ये जो विपक्ष कह रहा है ईवीएम उसका कोई लेना देना ही नहीं है। मैम, अभी विपक्ष हार चुके हैं तो वो उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। कभी बोलते हैं नारेबाजी को लेके बात करते हैं, तो कभी ईवीएम को लेके ब्लेम करते हैं। इनकी आदत है कुछ ना कुछ फेक नैरेटिव क्रिएट करने की, अब से नहीं बहुत पहले से। इनके पास बोलने के लिए जवाब कुछ नहीं दीजिए है। 30 ये सेकंड लोग में। practical फेक बातें ही नहीं नैरेटिव के करते। उस्ताद बन गए हैं आप लोग। ठीक है, देखो अभी ये जीत इनकी हो गई है तो इनका हक बनता है जो कहना है कहे, लेकिन समय ही बताएगा क्या होने वाला। ईवीएम की बात करें ठीक है, लेकिन अभी समय में आएगा, हम वो सिद्ध करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए मैं एक कहने की बात है, अभी आप जफर भाई मैं बोलने शुरू करूं। देखिए रूबिका जी, आप ही के सामने अभी समय की बातें कर रही है। नहीं सुन लीजिए ना, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला। स्वागत है जी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरे बीच में आप सब बोलते ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। पॉइंट यार, अभी दूसरी बात है कि मेरे मित्र जो है शाइना एनसी जी, अभी शाइना एनसी को मैं एक मतलब क्रेडिट देना चाहता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। उनके जैसा निष्ठावंत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको पूरे भारत देश में नहीं मिले। लेकिन आज वो एक या नहीं, मैं वो मुझे जानती है और आज से नहीं जानता, हम आप एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, हाँ, मतलब करीबी से जानते हैं। वो मतलब उनकी तारीफ करता हूँ मैं, उनके जैसा निष्ठावंत बीजेपी का कार्यकर्ता आपको देश भर में नहीं मिलेगा आपको।
लेकिन आज वो एकनाथ शिंदे जी के पार्टी में जाकर चुनाव लड़ी, मुझे दुख हुआ जब वो हारे, कोई मित्र है मेरे। लेकिन अगर आप उनसे अपेक्षा करें कि भाई वो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा कहने के तो जीवन भर में कभी नहीं कहेंगे। तो आज तो मैं कहता हूँ, एक ऑफिशियल क्या मेरा एक राय मत नहीं हो सकता है? नहीं बाबा शाइना, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट यू। मेरा राय मत नहीं हो सकता मैं आपके बीच नहीं, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे फिनिश करने दीजिए। आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ मैं, आपकी बहुत तारीफ की मैंने आज। तो आप अगर आप अपेक्षा करें कि शाइना कहे तो उनके ऊपर इतना जोर मत डालिए, वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता है और रहेंगे। ठीक है, वो अभी वहां जाकर चुनाव लड़े, मुझे भी दुख हुआ, वो हार गए, वो जीते तो मुझे खुशी होती है। शाइना जी चैलेंज है ये ऑन एयर आपको, कह रही बढ़िया लीडर हैं आप, बढ़िया नेता हैं, खूब बढ़िया लड़ी आप, लेकिन जो आज आपके दिल में है वो आप बोल नहीं पाएंगी। देखिए, इनको जो माइंड रीडिंग आता है, मुझे उनके लिप रीडिंग माइंड से रीडिंग पता नहीं चल कर रहा रहा है। हूँ। अब आप बीच में बोल रहे हैं, रुक जाइए भाई। एक परिवार से दूसरे परिवार में जाएं और जॉइंट फैमिली जब एक घर से दूसरे घर तक शिफ्ट करे तो उसमें कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, क्योंकि विचारधारा सेम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो आदर है आज पूरे देश में, वहाँ महायुति के तीनों पार्टी महाराष्ट्र में भी वही आदर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन ये पहले आपके चक्कर में और उनके जो बच्चे कुछ आमदार हैं, प्रॉब्लम तो यही हो रही है ना, समझ नहीं, क्योंकि वो परिवार के शिंदे ऊपर जी कह रहे हैं नहीं फडणवीस जी पहले, फडणवीस जी कह रहे हैं नहीं अभी रुक जाइए। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे का नाम तक कांग्रेस से नहीं ले सकते हैं। ना। ओके अरे रूबिका जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी सब परिवारवाद है, मैं भी परिवारवाद हूँ, शाइना जी भी परिवारवाद है। हमारे पिताजी लोग भी सब इलेक्शन लड़ चुके हैं, मेरे पिताजी भी कॉर्पोरेटर थे, उनके पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं, हम सब परिवारवाद है। उसमें कौन सी बड़ी बात है उसमें? सर एक तो आप लोग ना हर बार ये परिवारवाद का मसला जो है आप लोग समझ नहीं पाते हैं। नहीं मैं लेट मी वंस एंड फॉर ऑल मेक यू अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं है, वंस एंड फॉर ऑल मेक लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड सर। एक सेकंड सुनिए, आवाज एक सेकंड आवाज। परिवारवाद को लेकर एक बार आप क्लैरिटी जहन में ले आइए बार, और ये सवाल मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि आपके भी तो पार्टी में बहुत से लोग हैं जिनके पिता भी सांसद, बेटे को भी आपने चुनाव लड़ाया, माता जी भी जो है चुनाव में उतरती हैं, बेटा भी उतरता है, तो जवाब ये मिला था कि परिवार का मतलब ये या परिवारवाद का मतलब ये कि अगर शरद पवार है तो अध्यक्ष शरद पवार की बेटी होगी, अगर अध्यक्ष गांधी परिवार का है तो बेटा या बेटी ही अध्यक्ष होंगे, अगर खानदान की पार्टी है तो खानदान का ही कोई शख्स जो है वो अध्यक्ष के पद पे या टॉप लीडर के तौर पर उस पार्टी का रहनुमा रहेगा। दैट इज व्हाट इज परिवारवाद। हाँ तो इन्हें ये कहने को कहिए ना, तो फिर उसको विधायकों में आमदार हो या खासदार हो उसके ऊपर मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, ये इस पर तो मैं भी डिबेट कह रहा खत्म हो हूँ जानी आपको। चाहिए, लेकिन मैं लौट कर आ रही हूँ दो आज मेन मुद्दे। डिबेट तो मैंने खुलाया नहीं, डिबेट तो इन्होंने खोला, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सीएमशिप के नाम को लेकर सतीश केसिंग साहब, सबसे पहले जरा इस पर क्लैरिटी आ जाए, ये ईवीएम कब तक इस पर भैं चलेगी? देखिए, नहीं चलना चाहिए ये तो बिल्कुल सच है, और ये चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब नरसिम्हा राव ने किताब लिख दिया, आडवाणी जी ने प्रस्तावना लिख दी, उसी समय सवाल खड़े हो गए थे। इसका मतलब उस समय नहीं ठीक था और इस समय ठीक है, या उस समय गड़बड़ था तो अभी गड़बड़ नहीं रहेगा, ऐसा तो है नहीं। नंबर 2, नंबर 3, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विपक्ष का ईवीएम जो है वो ठीक है। मैं विपक्ष का ईवीएम से एक नया कॉइन किया हूँ, इलेक्टोरल वोट मैनेजमेंट, ईवीएम। ये इनका आपस का ठीक नहीं है ईवीएम। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका ठीक नहीं है तो उनका जो है ईवीएम ठीक है। बात ये नहीं है कि यहाँ रिजल्ट अच्छा आ गया तो ठीक है जी, आप कहोगे जी प्रियंका तो वहां से जीत गई। गड़बड़ी कहीं भी हो सकती है। ये आज तो डॉक्यूमेंट्री बन रहा है इलेक्शन कमीशन में, आपको पता होगा शायद, आज वहां शूटिंग चल रही है कल से। तो वो बात है कि वंस एंड फॉर ऑल इस बात को खत्म कर देना चाहिए कि ईवीएम का, पर्ची का, वीवीपैट का, फलाने का, ठिकाने का, सबको
एक साथ ठीक कर दो भाई। ये तो इन्होंने बुलाया था ना सर कि आ जाओ 2018 27 अगस्त, आपको अरे याद है उनके ना? बुलाने की बात नहीं है, आप तो बात कैसे नहीं सही खत्म कर- होगा? You आप tell भी me तो one वरिष्ठ thing. वकील आज ईवीएम की दिख पर रही आप हैं। क्यों नहीं सर? नहीं चुनाव होना। आयोग आप अगर नहीं ये हो कह रहा सकते। है, देखिए, नहीं, आपका काम नहीं होना। नहीं, चुनाव आपका काम आयोग नहीं जब होना। मैंने तो पूछ लिया ना, 10 बार सवाल पूछ लिया है। आप हमसे पूछिए ना, मैं मैं बताता हूं। आपसे कह रही हूँ अगर ईवीएम में गड़बड़ी है देन प्रूव मैं इट नहीं ना। बोलता हूँ, मैं नहीं बोल रहा प्रूव इट हूँ, ना। मैं नहीं बोलता हूँ गड़बड़ी है। मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपकी ये बात से डाउट 100% क्यों हो रहे हैं agree कर बार-बार? जाऊंगी। मैं क्लाइड कास्ट्रो की बात क्यों से agree बार-बार कर डाउट? जाऊंगी। क्यों बार-बार मैं डाउट हो बाकी रहा है? जो विपक्ष अच्छा, के ये नेता हैं, बताइए, उनसे agree मुझे कर जाऊंगी। इसके जांच के ऊपर सतीश एक मिनट, सिंह, एक मिनट, जांच- एक बार मुझे ये सुनिए ना बताइए, यार, कैन यू प्रूव इट? डू यू हैव मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो कभी नहीं रहा तो फिर वो संशय क्यों? लेकिन ये संशय नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ तरीका निकालिए। अब ये क्या हो रहा है कि तरीका महाराष्ट्र के निकाला गांव ना, में तरीका लोग आ रहे हैं कि निकाला जी ना। मेरा वोट कहाँ गया, मेरा वोट कहाँ गया। ये गांव में देखा ना आपने? अरे सर, हम नहीं जानते गाँव वो सही में कर रहे हैं या इसकी कराया जा रहा एजुकेशन है। जानी चाहिए ना। अब ये अब आप उसको कहने क्लियर लगे- करो, क्या है नहीं, ये? आप ये कहने लगे वो क्लैरिटी का काम जो है चुनाव आयोग का। पर अगर कौन आप चुनाव सतीश आयोग का है? जय सिंह चुनाव साहब, आयोग की भी अगर आप लोग उत्तरदायित्व ये- बनती है ना। अब आप ये कहने लगे कि नहीं हमें तो बैलेट पेपर चाहिए, हमें नहीं, तो ये मैं ईवीएम बैलेट मशीन जो पेपर है नहीं, लेकिन वो- हमको तो आप कब तक इसे वीवीपैट सही का जांच- 50% या क्या 100% मिलान चाहिए, हमको चाहिए। हमें नहीं चाहिए बैलेट बॉक्स, Okay, लेकिन हमको जफर इस्लाम वीवीपैट का मिलान चाहिए। नहीं वो दिस इज डूएबल सर। Yes. लेकिन ये कहना कि नहीं Let's चलिए do. हम तो पुराने युग में चले जाते हैं, नहीं तो बैलेट उनको पेपर से पूछिए, चुनाव उनको करते मैं हैं। नहीं कह रहा हूं पुराने इस युग में। पर बहस होनी चाहिए कि ये इनफ इज इनफ, इससे आगे अब आपको नहीं अपना फेक नैरेटिव चलाना चाहिए। जफर इस्लाम साहब, अरे भाई, मैंने सुना था, बचपन से सुनते आ रहा हूँ, बचपन में सुनना पहली बार और सुनते आ रहा हूँ कि अंगूर खट्टे होते हैं। अब कब खट्टे लगने लगते हैं अंगूर, ये आप सबको ही मालूम होगा, आप लोगों ने बचपन से सुना होगा। तो जब इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम, और जीतते हैं तो भाई मेरा जो हमें जनता ने, जनार्दन ने हमें स्वीकारा है। तो झारखंड में चुनाव हार के बड़ी खुश हैं ये लोग, पता है आपको? क्यों? पता नहीं, कहने के लिए तो अब रहेगा देखिए- कि महाराष्ट्र में देखो, झारखंड में हम हार गए तो क्या हो गया। देखिए ये आप EVM वापस आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम वहां पर मैं टेम्पर्ड इशारा नहीं कर रहा हूं, ये खुश महाराष्ट्र में। क्यों नहीं, इतना नहीं, हो दो रहा दो है? बातें मत कीजिए ना सर, एक बात कीजिए। आप बताइए ईवीएम अरे हम सब बात करेंगे, इधर का बात करेंगे, उधर का भी बात इधर करेंगे। का उधर मैं का तो बोल कैसे रहा बात हूँ करेंगे? कि विपक्ष का अरे ईवीएम वरिष्ठ ठीक आदमी नहीं है। आप सीरियस, विपक्ष का इलेक्टोरल क्या वोट वोटिंग मैनेजमेंट, वोटिंग, या। मैनेजमेंट ठीक नहीं नहीं है। बट मशीन के लिए मैं आपसे चर्चा कर रही मैन और हूं। मशीनरी और ईवीएम तीनों में अंतर। आज शशि थरूर ने कहा है कि मशीन सर देखिए, और ये चीज मशीनरी में ये अंतर सर है। सुनिए, मैं सर सुनिए। जवाब देता हूं, जो ये फोन सुनिए, जो है जवाब- ये हैक हो सकता है, ठीक है? ये फोन हैक हो सकता है, ये कंप्यूटर हैक हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये सब वाईफाई से कनेक्टेड है। दैट मशीन जो कि इस्तेमाल हो रही है चुनावों के लिए, वो कैसे हैक हो जाएगी? वाईफाई से कनेक्टेड। अरे वो एलन मस्क कर बोल रहा है, अरे इलॉन मस्क को कभी आप मानते कभी नहीं मानते हम हैं? कहाँ मान नहीं रहे, वो बोला है। अरे पर ये ईवीएम वाईफाई तो हम से लोग उनके किसी सामने नेटवर्क क्या से है भाई, connected जीरो होगी, है। तब जाकर हैक होगी ना। रुबैका जी, एक मिनट सर। हैकेबल मैं चीज छोटा- क्या ये है? भी क्लियर हो जाए ना कि ये हैक हो ही नहीं सकती। एक बड़ी बात कही है। एक वही तो बार मैं once आपसे for all। कह रही हूँ ना, वो हैक हो ही नहीं सकते। आप करके दिखा ऐसे दीजिए। तो हम लोग बीजेपी के 235 सीट 27 को अगस्त 2018 कूड़े में बार डाल कह देते रही हैं। हूँ, बुलाया था ना सारी हम क्यों पार्टियों डालें को, भाई? क्यों नहीं आया? कोई पहुंचा नहीं वहां पर। बड़ी बड़ी पार्टियां कहाँ छुप के रहेगी, चली जाती, करवा देती अभी है। एक रुबैका जी, अब तो टीडीपी भी बदल गई, आज का लेटेस्ट ये है। हाँ जफर इस्लाम साहब, आज हम एक मुहिम शुरू करने वाले हैं कि भाई वो लोग जो 18 अगस्त 27 अगस्त 2018 में नहीं आए, फिर से दिखाओ करके भाई इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, लेकिन कोई नहीं आएगा। हमें मालूम है कोई नहीं आएगा, इसलिए कि ये स्पिट एंड रन, वो आप कुछ गलत इल्जाम लगा के भागने वाले हैं, प्रूव नहीं कर पाएंगे। अभी शशि जी को देखिए ना, आपने उनको बोला कि भाई आपने कुछ प्रूफ करके दिखाइए, तो हाथ जोड़ लिया उन्होंने कि भाई मैं बोल सकता हूँ, जो बोलना मर्जी बोल दो, बीजेपी को कटकरे में डाल दो, इसको डाल दो, उसको डाल दो, मैं कुछ प्रूव नहीं कर। वही है अपोजिशन का विचार कि मैं कुछ प्रूव नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ जनता का वोट हमें नहीं मिला तो मतलब बीजेपी को मिला, तो मैं अरे बीजेपी का 2014 में स्टेटमेंट नहीं पर इसके 2019 बोल रहा है। बावजूद इवन इफ इट इज फेक नैरेटिव, अगर ये लोगों के दिल में दिमाग में बैठ गया है तो इसको निकालना तोड़ने चाहिए। का, इसको इस भ्रम को खत्म करने की जिम्मेदारी दो लोगों पर है, चुनाव आयोग पर, और आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप पर भी ये फिट बैठता है। तो देन स्टार्ट समथिंग कि इस पर बहस जो है वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। मैं बार बार 27 अगस्त 2018 का जिक्र कर रही थी, नहीं तारीख मैं बता देती हूँ, 3 जून 2017 चैलेंज दिया था, आइए ईवीएम को हैक कर लीजिए, कोई ना आया। दो दल पहुंचे, कहे नहीं हम तो भाई जानना चाहते हैं ये ईवीएम काम कैसे करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार 9 बजे का है, देखते रहिए।
18 इंडिया।